फिल्म की शुरुआत में हम डैनियल और लूकस नाम के दो दोस्तों को देर रात कार से सफर करते हुए देखते हैं। लूकस सफर के दौरान लगातार पानी पी रहा था, जिस वजह से उसे टॉयलेट जाने की सख्त जरूरत महसूस होती है। इस बात पर डैनियल थोड़ा परेशान और चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो बीच सड़क पर अपनी कार रोक देता है। लूकस जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है, लेकिन इसी बीच डैनियल बिना वजह बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, मानो वो लूकस को जल्दी वापस आने के लिए उकसा रहा हो। लूकस जैसे ही काम निपटाकर गाड़ी के पास लौटता है तो वो देखता है कि कार के अंदर डैनियल गायब था। कार के दरवाजे पर 3 गहरी खरोंचों के निशान पड़े हुए थे, जो देखने में किसी खतरनाक जंगली जानवर के पंजों जैसे लग रहे थे। लूकस घबराकर जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता, अचानक डैनियल का शरीर कार की विंडशील्ड को तोड़ते हुए सीधा बोनट पर आ गिरता है। लूकस डर से सहम जाता है और देखता है कि सड़क पर थोड़ी दूरी पर एक अजीब सा भयानक आदमी खड़ा था, जो उसे एकटक घूरे जा रहा था। तभी डैनियल का बेजान शरीर अपने आप सड़क पर पीछे की तरफ खींचने लगता है, मानो कोई अनदेखी और भयानक ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। लूकस खौफ के मारे फौरन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो अनजान आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लूकस किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से तेजी से भाग निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे हर थोड़ी दूरी पर वही रहस्यमयी आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है, मानो लूकस किसी ना खत्म होने वाले खौफनाक लूप में फंस चुका हो। और फिर अचानक वो भूतिया आदमी सीधे लूकस की कार की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ नजर आता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। यहाँ से कहानी कुछ समय पहले पर शिफ्ट होती है, जहाँ हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम मैडी और टाइलर है। ये दोनों अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, अपना घर और पूरा सामान सब कुछ बेच चुके हैं, क्योंकि टाइलर ने एक बढ़िया सी वैन खरीद ली है और उसका प्लान है कि ये दोनों अपनी पूरी जिंदगी इसी वैन में घूमते हुए बिताएंगे। अमेरिका में ये लाइफस्टाइल काफी कॉमन है। टाइलर यहाँ मैडी को एक बॉबल हेड भी गिफ्ट करता है, जिसे ये दोनों अपनी वैन के डैशबोर्ड पर लगा देते हैं, और साथ ही वो वैन में सेंट क्रिस्टोफर का एक पेंडेंट भी लटका देता है। मैडी अपने पास एक इमरजेंसी जीपीएस रखी हुई थी, और इस बात को याद रखिएगा। ये लोग अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और घूमते हुए इन्हें 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन रेस्ट करते वक्त दोनों का प्लान बनता है कि ये पास के एक हॉट स्प्रिंग में जाएंगे, लेकिन ये दोनों वक्त पर वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रास्ते में काफी भयानक जाम लगा हुआ था। ऐसे में टाइलर एक कॉलोनी में अपनी वैन को पार्क करता है और दोनों आराम करने लगते हैं। यहाँ मैडी एक घर में फैमिली मेंबर्स को देखकर काफी इमोशनल हो रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि मैडी को यह वैन वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। मैडी को एक स्टेबल घर और अच्छी फैमिली चाहिए थी, वहीं टाइलर को सिर्फ यही वैन वाली जिंदगी पसंद आ रही थी। उसी मोमेंट मैडी को प्रपोज कर देता है और मैडी भी हाँ कह देती है। इससे टाइलर बहुत खुश हो जाता है। तभी आसपास के लोग टाइलर को अपनी वैन यहाँ से हटाने को कहते हैं। वहाँ से ये दोनों वापस देर रात ड्राइव करने लगते हैं। यहाँ टाइलर को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैडी गाड़ी चलाना शुरू करती है। वहीं टाइलर सो जाता है। बीच रास्ते में मैडी देखती है कि एक ओवर स्पीडिंग कार पीछे से आ रही थी, जिसकी विंडशील्ड भी टूटी हुई थी। दोस्तों, ये वही कार है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। असल में लूकस इस गाड़ी को चलाकर उस भयानक आदमी से दूर भाग रहा था। लूकस की कार इनकी वैन को ओवरटेक करती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उस कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। मैडी तुरंत अपनी वैन लूकस की कार के पास रोकती है और मैडी उस कार पर वही 3 लाइंस वाले स्क्रैच मार्क्स देखती है। मैडी यह भी नोटिस करती है कि कोई भयानक साया लूकस को एकदम से कार के अंदर खींच रहा था। तब तक टाइलर भी बाहर आ जाता है और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर टाइलर लूकस के पास जाकर उसे हिम्मत देने लगता है ताकि लूकस सांस लेता रहे, लेकिन तभी अचानक कार का एयरबैग खुल जाता है, जिसके कारण लूकस दम तोड़ देता है। इसी सब के दौरान मैडी को वो भूतिया आदमी दिखने लगता है, मानो वो आदमी मैडी की वैन तक पहुंच चुका हो। तभी वहां एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। ये दोनों उस रात एक मोटेल में रुकते हैं, जहां मैडी बार बार अपनी वैन का डैश कैम चेक कर रही थी। वैन में चारों तरफ कैमरा लगे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक्सीडेंट वाले मोमेंट की फुटेज एक ही समय पर खराब हो गई थी। जिस मोमेंट पर लूकस की कार ने इनकी वैन को ओवरटेक किया था, उस मोमेंट की रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी साफ नहीं थी। मैडी और टाइलर रात भर मोटेल में आराम करते हैं। अगली सुबह टाइलर नोटिस करता है कि उसकी वैन पर भी वही 3 खरोंच वाले निशान आ चुके थे। टाइलर को समझ ही नहीं आता कि यह यहाँ पर स्क्रैच कहाँ से आए। वहीं मैडी का कहना था कि उसने यही सेम निशान
लूकस की कार पर भी देखे थे। टाइलर इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि आज ये दोनों बर्निंग वैन फेस्टिवल में जा रहे थे। बर्निंग वैन एक ऐसा अनोखा इवेंट है जहां वैन लाइफ जीने वाले लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर इकट्ठा होते हैं और म्यूजिक, आर्ट और फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों बर्निंग वैन फेस्टिवल पहुंचते हैं जहां कई वैन लाइफर्स मौजूद थे। टाइलर यहाँ ब्रैड नाम के एक मशहूर वैन लाइफ यूट्यूबर से मिलता है और उसका फैन होने की वजह से उससे बातें करने लगता है। वहीं मैडी घूमते हुए एक बोर्ड के पास पहुंचती है जहां बहुत सारे गायब हुए लोगों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे। इन पोस्टर के नीचे एक हाथ से बनी ड्राइंग भी थी जिसमें एक आकृति के शरीर पर स्क्रैच मार्क्स बने हुए थे जो इस वक्त मैडी की वैन पर मौजूद थे। तभी वहां डायना नाम की एक औरत आती है जो पिछले 20 सालों से वैन लाइफ जी रही थी। बातों बातों में मैडी कल रात हुए एक्सीडेंट और उन 3 खरोंच के निशानों का जिक्र करती है। ये सुनते ही डायना एकदम गंभीर हो जाती है। वो मैडी से पूछती है कि क्या उन्होंने एक्सीडेंट वाली जगह पर अपनी गाड़ी रोकी थी। मैडी हाँ में जवाब देती है, जिस पर डायना उसे सख्त चेतावनी देती है कि अब से रात में कभी ड्राइव मत करना और अगर कभी करना भी पड़े तो कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। मैडी इस चेतावनी से डर जाती है। तभी टाइलर वहां आता है और बताता है कि उसने वैन के स्क्रैच पर फ्री में पेंट करवा लिया है जिससे वैन अब बिल्कुल नई जैसी लग रही है। उस रात दोनों फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। अगली रात जब मैडी जिम से निकलकर वैन की तरफ बढ़ रही थी तो उसे दूर वही भयानक आदमी खड़ा दिखाई देता है जिसे अब हम पैसेंजर मैन कहेंगे। मैडी घबरा जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो वैन के करीब पहुंचकर आसपास देखने लगती, वैन उससे और दूर हो जाती। इस बार मैडी बिना आसपास देखे सीधे दौड़कर वैन के अंदर पहुंच जाती है और खुद को संभालती है। तभी उसके फोन पर डैश कैम फुटेज का नोटिफिकेशन आता है। जो फुटेज पहले खराब हो चुकी थी वो अब बिल्कुल साफ दिख रही थी। मैडी स्क्रीन पर देखती है कि एक्सीडेंट वाली रात लूकस की कार में वही पैसेंजर मैन बैठा हुआ था और वो सीधे मैडी की तरफ घूर रहा था। तभी उसे लाइव डैश कैम में दिखाई देता है कि वो पैसेंजर मैन बाहर खड़ा सीधे वैन की तरफ बढ़ रहा है। वो कैमरा के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लाता है और डैश कैम बंद हो जाता है। मैडी तुरंत टाइलर को मैसेज करके वापस बुलाती है, लेकिन तब तक वो पैसेंजर मैन वैन के अंदर आ चुका था। वो मैडी का गला दबाने लगता है। मैडी किसी तरह वैन के रियर व्यू मिरर से उस पर हमला करती है। मिरर पर सेंट क्रिस्टोफर का पेंडेंट टंगा हुआ था जिसकी वजह से पैसेंजर मैन को जलन होती है और वो वहां से गायब हो जाता है। टाइलर भागकर वैन के पास पहुंचता है। मैडी उसे सब बताती है, लेकिन जब वो डैश कैम फुटेज दिखाती है तो उसमें से पैसेंजर मैन गायब हो चुका था। ये दोनों वापस अपनी ट्रैवल शुरू करते हैं और सुबह होते ही दोनों एक शॉप पर रुकते हैं। यहाँ मैडी को एक किताब मिलती है जिसका टाइटल था हॉन्टेड हाईवेज ऑफ अमेरिका। इस बुक में होबो कोड के बारे में लिखा था, यानी हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए कुछ साइन होते हैं जिससे वो समझ सके कि आगे खतरा है या रास्ता सेफ है। मिसाल के तौर पर एक गोल एरो जैसा साइन दिखे तो इसका मतलब है कि आगे का रास्ता सेफ है, और वही 3 खरोंच वाला साइन भी वहां बना हुआ था जिसका मतलब था बहुत बड़ा खतरा। मैडी ये किताब फौरन खरीद लेती है और जब मैडी और टाइलर शॉप से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी वैन पर वापस वही 3 खरोंच वाले निशान आ चुके थे। इससे मैडी बहुत डर जाती है और वो तुरंत इन साइन के बारे में रिसर्च करने लगती है। इंटरनेट पर इस 3 खरोंच वाले साइन को लेकर काफी खौफनाक बातें लिखी थी, जैसे ये साइन कई एक्सीडेंट हुई गाड़ियों पर देखा गया है। लोगों का कहना था कि अगर ये साइन आपकी गाड़ी पर आ जाए तो इसका मतलब है कि पैसेंजर मैन आपको मार्क कर चुका है और अगला नंबर आपका ही है। मैडी इस बात से बेहद डर जाती है, लेकिन वो टाइलर को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वहाँ टाइलर वैन लेकर एक घने जंगल के बीच आ जाता है। फिर वो पेड़ों के बीच एक सफेद शीट लगाकर प्रोजेक्टर सेटअप करता है। ये दोनों मिलकर एक मूवी देखना शुरू करते हैं। बातों बातों में मैडी साफ कह देती है कि उसे ये वैन वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मैडी का कहना था कि वो बचपन से अलग अलग फॉस्टर होम में रही है और अब उसे एक स्टेबल घर और सेफ जिंदगी चाहिए। वहीं टाइलर को तो सिर्फ यही वैन वाली लाइफ चाहिए थी। इनफैक्ट उसने रिमोट जॉब भी ढूंढ ली थी ताकि वो वैन में रहते हुए पैसे कमा सके। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती है। तभी इन्हें प्रोजेक्टर की लाइट में पर्दे के पीछे कोई दिखाई देता है जो अपना चेहरा पर्दे पर टिका रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि पैसेंजर मैन था जो तुरंत उन पर हमला कर देता है। ये दोनों किसी तरह भागकर वैन के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन वैन की चाबी बाहर ही छूट जाती है। टाइलर चाबी लेने बाहर जाता है। चाबी एक पेड़ की टहनी पर लटकी हुई थी। टाइलर जैसे ही चाबी उठाता है पैसेंजर मैन उस पर हमला कर देता है। वो वैन को भी बुरी तरह हिलाने लगता है।
टाइलर किसी तरह वैन स्टार्ट करके वहां से गाड़ी भगा लेता है। ये दोनों एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर रुकते हैं जहां मैडी अपनी पूरी रिसर्च टाइलर को दिखाती है। टाइलर कहता है कि अगर पैसेंजर मैन ने हमारी वैन को मार्क कर दिया है तो हम वैन को ही चला देते हैं ताकि वो हमारे पीछे ना आए। लेकिन मैडी कहती है कि ऐसा करने से भी हम बच नहीं पाएंगे। मैडी का प्लान था कि इन्हें फ्लैगस्टाफ जाना चाहिए जहां वो डायना से मिल सके, क्योंकि शायद डायना को पता हो कि इस पैसेंजर मैन से कैसे बचना है। दोनों तय करते हैं कि वो सिर्फ दिन के उजाले में ही सफर करेंगे, क्योंकि पैसेंजर मैन दिन में बाहर नहीं आता। लेकिन शाम होने के ठीक पहले इनकी वैन का टायर फट जाता है। टाइलर जल्दी से वैन को जैक पर उठाकर टायर बदलने लगता है, लेकिन तभी जो नट बोल्ट उसने निकाले थे वो अपने आप लुढ़क कर वैन के नीचे चले जाते हैं। टाइलर नट बोल्ट निकालने के लिए वैन के नीचे झुकता है, तभी जैक अपने आप ढीला होने लगता है और वैन धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है, यानी टाइलर इसके नीचे दबकर जान गंवा सकता है। दूसरी तरफ मैडी को आसपास पैसेंजर मैन दिखाई देने लगता है। अचानक पैसेंजर मैन मैडी पर हमला करके उसे घसीटते हुए दूर ले जाता है। टाइलर किसी तरह नट बोल्ट लेकर वैन के नीचे से बाहर निकलता है, लेकिन वैन उसके पैर पर गिर जाती है। टाइलर दर्द से कराते हुए अपना पैर निकालता है और किसी तरह नट बोल्ट कसकर गाड़ी चलाता है। तभी रास्ते में मैडी एक एक्सीडेंट स्पॉट पर बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठी हुई थी, मानो वो किसी के सामने हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रही हो। असल में पैसेंजर मैन उसे कंट्रोल कर रहा था। टाइलर तेजी से वैन चलाकर आ रहा था। वैन मौके पर ब्रेक मारता है और वैन मैडी से बस कुछ इंच दूर जाकर रुकती है। मैडी बाल बाल बच जाती है। इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां डायना और बाकी वैन लाइफर्स रुके हुए थे। जैसे ही ये अपनी कहानी बताते हैं, लोग इन्हें वहां से भगाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये उस शैतान को अपने साथ ले आए हैं। डायना भी पहले मना करती है, लेकिन फिर मदद के लिए तैयार हो जाती है। डायना बताती है कि एक पुरानी अफवाह के मुताबिक जो मुसाफिर चर्च ऑफ सेंट क्रिस्टोफर में पनाह लेता है वो पैसेंजर मैन से बच जाता है, लेकिन वो चर्च किसी नक्शे पर नहीं था। डायना अपनी वैन निकालती है ताकि ये दोनों उसका पीछा कर सके, लेकिन तभी पैसेंजर मैन वहां आ जाता है और एक ही झटके में डायना का काम तमाम कर देता है। वहां भगदड़ मच जाती है। टाइलर और मैडी अपनी वैन लेकर भागते हैं और एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकते हैं। ये दोनों वहां के स्टोर से सेंट क्रिस्टोफर के बहुत सारे पेंडेंट खरीद लेते हैं और उन्हें अपनी वैन में हर तरफ लटका देते हैं। सुबह होते ही मैडी ड्राइव करना शुरू करती है, लेकिन सफर के दौरान ही दोनों को झपकी आ जाती है। जब इनकी आंख खुलती है तो अजीब बात यह थी कि अचानक फिर से रात हो चुकी थी और वैन का फ्यूल भी खत्म होने की कगार पर था। मैडी को समझ आ जाता है कि पैसेंजर मैन फिर से हमला करने वाला है। तभी उसे रोड के किनारे कुछ होबो साइंस दिखाई देते हैं जो एक सेफ रूट की तरफ इशारा कर रहे थे। मैडी वैन को मेन रोड से हटाकर उस कच्चे रास्ते पर मोड़ देती है। तभी वैन के म्यूजिक सिस्टम से पैसेंजर मैन की भयानक आवाज गूंजने लगती है, जो कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दूंगा। टाइलर गुस्से में आकर म्यूजिक सिस्टम ही तोड़ देता है। ये लोग सेफ साइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक टूटी हुई गाड़ी पड़ी थी, जिसकी वजह से आगे जाने का रास्ता बंद लग रहा था। टाइलर वैन से नीचे उतरता है और मैडी को गाइड करने लगता है। मैडी जैसे ही वैन आगे बढ़ाती है, सामने का नजारा देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। पूरे रास्ते में सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। टाइलर समझ जाता है कि यह पैसेंजर मैन का फैलाया हुआ भ्रम है। वो मैडी से कहता है कि गाड़ी रोकना मत, बस आगे बढ़ते रहो। मैडी रोते हुए वैन को आगे बढ़ाती है और ऐसा महसूस होता है मानो वैन लाशों को कुचलती हुई निकल रही हो। तभी अचानक वैन का पिछला दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हवा के तेज झोंके से सारे सेंट क्रिस्टोफर के पेंडेंट खींचकर बाहर गिर जाते हैं। पैसेंजर मैन सीधे वैन के अंदर प्रकट हो जाता है। वो टाइलर को उठाकर बाहर फेंक देता है और मैडी पर झपट पड़ता है। मैडी दर्द से तड़पते हुए सामने देखती है तो उसे थोड़ी दूरी पर सेंट क्रिस्टोफर चर्च नजर आता है। मैडी बिना सोचे समझे ब्रेक पर से पैर हटाकर एक्सीलेटर पूरा दबा देती है। वैन इतनी जोर से पैसेंजर मैन को टक्कर मारती है कि वो विंडशील्ड को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है और वो सीधा चर्च की पवित्र जमीन पर गिरता है। पैसेंजर मैन के शरीर से धुआं निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी उठकर मैडी की तरफ बढ़ने लगता है। मैडी वैन को बैक करती है और दोबारा पूरी ताकत से गाड़ी सीधे पैसेंजर मैन पर चढ़ा देती है। वैन घसीटते हुए चर्च के भारी दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर सेंट क्रिस्टोफर की एक बड़ी मूर्ति खड़ी थी,
गाड़ी की जोरदार टक्कर से मूर्ति का नुकीला हाथ सीधा पैसेंजर मैन के सीने के पार हो जाता है। पवित्र जमीन और मूर्ति के संपर्क में आते ही पैसेंजर मैन चीखने लगता है और देखते ही देखते आग की लपटों में मेल्ट होकर हमेशा के लिए खाक हो जाता है। चर्च और वैन दोनों में भीषण आग लग जाती है। मैडी किसी तरह लपटों से बचकर बाहर निकलती है। पीछे से टाइलर भी दौड़ता हुआ आता है और उसे गले लगा लेता है। उनकी वैन और पूरी सेविंग्स जलकर राख हो चुकी थी। टाइलर रोते हुए कहता है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैडी मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ बर्बाद नहीं हुआ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैडी अपनी जेब से वही एंगेजमेंट रिंग निकालती है और टाइलर उसे पहना देता है। टाइलर भी अब वैन लाइफ छोड़कर एक सिंपल और सेफ जिंदगी जीने के लिए मान जाता है। तभी दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच जाती हैं, जिन्हें मैडी की इमरजेंसी जीपीएस डिवाइस से लोकेशन मिली थी। और यहीं पर ये खौफनाक कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म और ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।